लास्ट क्लास में हमने एंड किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम टेस्ट पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स का। आप जल्दी से बता दो आपको कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मैं आपको धीरे धीरे कॉल कर रहा हूँ, सारी गलतियाँ आपको बता रहा हूँ, है ना। अल्फ़ाबेटिक वाइज आपका नंबर आएगा, तो जब तक वेट करें, ठीक है। और जो भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किए अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स को मैसेज जाने वाला है जल्दी से। जैसे ही मैं आपसे बात कर लूँगा उसके बाद आपके पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा। तो बेटर ये होगा कि हम खुद अपने पेरेंट्स को बता दें कि हमें इतने नंबर आने वाले हैं जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था उसमें। क्लियर है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी गलत लिख दिया था, तो वो मैंने आपको चैट बॉक्स में डाला है क्लास 10th के ग्रुप पर। चैट बॉक्स में क्लास 10th का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ बजाज क्लासेस की तरफ से मैसेज आ सकते हैं, आप कोई मैसेज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर वापस से देख लेना चैट बॉक्स में जाकर क्लास 10th के ग्रुप के अंदर। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो लेट्स प्रैक्टिस पॉलिनोमियल, लेट्स प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन की शीट आ चुकी है, अनाउंसमेंट पर आपने डाउनलोड की होगी। लेट्स प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की शीट आप डाउनलोड कर लोगे। आई नो उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ना, 76 क्वेश्चंस हैं। तो आपको वो 10-10 क्वेश्चन करो, 15-15 क्वेश्चन करो। आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास में उसको दो, ठीक है। आप आराम से उसमें से 10-10 क्वेश्चन करो, 8-8 क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो सॉल्व एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं वो है लगभग 40 के आसपास, और बाकी के जितने भी हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो इसके अलावा मैंने आपको और कोई शीट दी हुई है क्या? कोई और शीट मैंने आपको अगर दी हो तो बताओ। टेस्ट पेपर काफ़ी लोगों के पास टेस्ट पेपर नहीं था। टेस्ट पेपर आप मांग सकते हो, अगर आपको टेस्ट पेपर नहीं मिल रहा है। बिना टेस्ट पेपर के आप वापस से प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिस्ट्री का। साइंस में पहला चैप्टर हमने पढ़ा था फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको अभी हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है। केमिस्ट्री की कॉपी आपके पास है सामने, अच्छी बात है। आपको अभी केमिस्ट्री कॉपी में हेडिंग नहीं डालना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्यों? देखो केमिस्ट्री कॉपी है आपके सामने, अब आप उसको गिनो, गिनती के आप 10 पेजेस छोड़ दो। कितने? 10 पेजेस। 10 पेजेस क्यों छोड़ना है? ध्यान से नोट कर लो कि आपको ये 10 पेजेस पर क्या क्या लिखना है। हाँ, आपको खुद ही को लिखना है, मैं नहीं लिखवाने वाला, ठीक है। तो क्या क्या आएगा ध्यान से नोट कर लो। एटॉमिक नंबर्स, टेबल आएगी एटॉमिक नंबर्स की। सबसे पहले क्या आएगा? एटॉमिक नंबर्स की टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें मेटल भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे, सभी होंगे। तो 9th की कोई भी बुक उठा लो, या 10th की बुक में भी टेबल बनी हुई होगी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर्स होना चाहिए, वैलेंसीज होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसीज होना चाहिए, सभी की वैलेंसी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की वैलेंसी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स की वैलेंसी। फिर आयंस, ठीक है। आयंस दो तरह के होते हैं, वो दोनों तरह के आयन चाहिए। एक तो मोनो एटॉमिक आयंस और दूसरे पॉली एटॉमिक। क्लियर है? मोनो एटॉमिक आयन जैसे नाइट्रोजन आयन, ठीक है, सोडियम आयन। आई बात समझ में? सोडियम आयन कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन कैसा होता है? इस तरह से। तो ये क्या होता है? मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम होता है, वो मोनो एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? SO4 2-, ठीक है, PO4, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पॉली एटॉमिक के। आगे बात समझ में? क्लियर है सभी को अच्छे से? तो मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक ये दोनों ही आपको क्या लिखने हैं, है ना।
एटॉमिक नंबर लिख लिया आपने, अब वो 1 पेज पर जाए टेबल, 2 पेज पर जाए, 1.5 पेज पर जाए, वो आपका लुकआउट है। आप कितने एटॉमिक नंबर लिख सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर वो सारे जो आपके काम आए हैं आज तक, ठीक है। तो वो सभी एटॉमिक नंबर जो आपको बुक में दिए हुए हैं वो लिखने हैं। वैलेंसीज जो जो आज तक आपने पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी होगी, 9th क्लास की बुक उठाकर देख लो। आयंस, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक दोनों आ जाएंगे, है ना। बहुत सारे तरह के आयंस आपने पढ़े हैं। तो इसमें जैसे ये लिखा आपने, इसकी टेबल बनाई आपने, है ना, पहले पेज पर, तो नीचे 4-5 लाइन छोड़ दी। मान लो कोई चीज किसी एटॉमिक नंबर को लिखना भूल गए हम, कॉपर भूल गए, आयरन भूल गए, एल्यूमिनियम भूल गए, तो नीचे जगह होनी चाहिए कि हम वहां पर उसको एकोमोडेट करा सकें, ठीक है। तो अगर इसकी टेबल बना रहे हो तो नीचे 5 से 6 लाइन, 10 लाइन भी छोड़ दोगे तो अच्छा है। वैलेंसीज अगर लिख रहे हो आप तो इसके नीचे भी आप 5 से 10 लाइन छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ वैलेंसीज हम सारी लिख लें ऐसा तो पक्का नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपने कॉन्फिडेंस है कि सारी लिख ली है आपने, तो बहुत अच्छी बात है, फिर जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आयंस में जब मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक लिखोगे तो मिक्स कर सकते हो, मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक को मिक्स कर सकते हो। इनके आयंस हैं तो ऊपर चार्ज जरूर आएगा 2+, है ना, या माइनस। जैसे क्लोरीन का क्या होता है, सिंगल माइनस, है ना। अभी सोडियम का लिखा था प्लस। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए क्या कि आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसीलिए हमको क्या आयंस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काम क्या है, वैलेंसी इकट्ठी करना, है ना। हमें क्या मोटो क्या है हमारा, वैलेंसीज इकट्ठी करना। वैलेंसीज इकट्ठी करना क्यों मोटो है हमारा, क्या काम करेंगे हम वैलेंसी का। वैलेंसीज से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाना मैं नहीं बताने वाला, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला बनाना 9th में सिखाया जाता है। 9th की बुक उठाओ, उसको रिवाइज करो, और केमिकल फॉर्मूला कब बना पाओगे, जब आपको ये आता हो, ये आता हो, ये आता हो। अगर ये तीनों चीजें 9th की नहीं आती है तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आपको अलग से मेरी हेल्प लेना पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास में मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, केमिकल रिएक्शन से। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा है तो सबसे पहले 9th की बुक उठाओ, फिर भी नहीं बने तो कॉल करना पड़ेगा आपको मुझे, तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। चैट बॉक्स से काम नहीं चलने वाला। तो केमिकल रिएक्शंस से हम स्टार्ट करेंगे, आ रही है बात समझ में। और केमिकल रिएक्शंस के लिए हमको केमिकल फॉर्मूले आना जरूरी है, और केमिकल फॉर्मूले के लिए आपके पास ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये सब के लिए 10 पेज नहीं, इतना लिखा आपने, इतना आपने क्या कर लिया, ये सारी चीजें आप खुद से कर लोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आयंस लिखोगे ना तो एक पेज पूरा छोड़ देना, ठीक है। कोई भी हो, आपने कहीं से भी कोई भी आयंस लिख कर ले आए हो, अपने जगत जमाने के सारे आयंस लिख दिए हो, फिर भी आपको एक पेज पूरा छोड़ना है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आयंस आएंगे पढ़ते वक्त पूरे साल भर, ठीक है। पूरे साल भर केमिस्ट्री में बहुत सारे आयंस आएंगे जो नए नए होंगे, है ना। इन बिटवीन स्टडी हम वो सारे आयंस स्टडी करेंगे, जो हो सकता है 9th में आपने सुना ही ना हो। जैसे जिंकेट सुना है, जिंकेट, क्लोरेट सुना है आपने, ये नहीं पढ़े हैं हमने 9th क्लास में, क्लियर है। तो अगर आप सारे जो 10th में यूज होने वाले हैं सारे आप ढूंढ कर लिखोगे, इतनी मेहनत करोगे, इससे अच्छा जो आपको पता है वो सब लिखो। बाकी आयंस के बाद में एक पेज छोड़ दो, उसमें पूरे साल भर में हम ऐड करते चले जाएंगे, क्लियर है। वो केवल आयंस के लिए पेज रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप रिएक्टिविटी सीरीज, हम आगे चल के रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसके लिए एक पेज छोड़ोगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, ये नॉर्मली क्या कहते हैं, ये कोई भी टीचर हो, है ना, नॉर्मली इवन मैं भी यही कहता था कि पीछे के पेज पर बना लो, पीछे के पेज पर बना लो। बट क्या है ना, पीछे का पेज रफ जैसा यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम से पैटर्न बन गया है कि आगे के पेज छोड़ो, है ना। तो आगे के 10 पेज छोड़ दो जिसमें काम की सारी चीजें होंगी।
एक पेज रिएक्टिविटी सीरीज का होगा। रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये हमको पहले ही चैप्टर में जरूरत पड़ेगी और पूरी केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम इन बिटवीन जहां पढ़ेंगे वहां तो बनाएंगे ही। इसके अलावा मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप आगे के पेजेस पर रखो रिएक्टिविटी सीरीज, ताकि अगर कभी भी आप कॉपी खोल रहे हो तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के दर्शन हो जाए और इसी बहाने आपको वो याद हो जाए। समझ में आई बात? तो एक पेज रिएक्टिविटी सीरीज का रहेगा डेडिकेटली, और इस तरह से बाकी के 2-4 पेज जो रहेंगे वो पूरे बचे हुए 1 बचा, 2 बचा, 3 बचे, जितने भी बचे वो किस लिए रहेंगे? पूरे साल भर हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कुछ मिक्सचर्स पढ़ेंगे, उनके कलर लिखने के लिए काम आएंगे। ठीक है क्या? तो ये आपको ये वाली हेडिंग डाल सकते हो, उसकी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का कलर क्या था, ये दोनों को रिएक्ट करा तो ये सब्सटेंस फॉर्म हो गया, इसका कलर क्या होगा। तो 10th क्लास में कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कलर से पहचाना जाता है कि क्या बनने वाला है। आपको क्वेश्चन आता है कि ए एलिमेंट को बी एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करवाया और सी एलिमेंट जो बना वो काले कलर का बना, और इतने में आप पहचान जाते हो कि क्या बनने वाला है। ठीक है, ग्रे कलर का ए एलिमेंट को बी के साथ जब रिएक्ट करवाया हीट की प्रेजेंस में तो सी फॉर्म हुआ जिसका ब्लैक कलर था। तो इतने में आपको रिएक्शन समझ में आ जाती है। जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझेंगे कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीजें इस साल केमिस्ट्री में हैं। तो कलर पहचानना, कलर याद करना इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसने केमिकल्स के कलर याद कर लिए ना उसको बहुत ही आसान लगने वाला है केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें तो करना ही है। समझ में आ गई बात? तो शुरू के 10 पेज का पूरा मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया कि शुरू के 10 पेज में क्या क्या होगा। अब आप 11वें पेज पर या आपकी मर्जी हो उस पेज पर आप चैप्टर की हेडिंग डाल लो फटाफट से। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई केमिकल रिएक्ट कर रहा है और उसकी रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ऐसा ही होगा। ऐसे ही सोचा आपने, बहुत बढ़िया। यहां पर आप ध्यान दो, कोई भी केमिकल चेंज होता है, क्या होता है? कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसको केमिकल चेंज कब कहा जाता है? जब या तो उसका स्टेट चेंज हो जाए, तो केवल स्टेट चेंज हुआ तो उसको फिजिकल चेंज बोलोगे आप। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाए तो आप उसको केमिकल चेंज बोल सकते हो, है ना। उसका कुछ ऐसा फॉर्म चेंज हो जाए कि हम उसको वापस से उस फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे चपाती को एक बार आपने डाइजेस्ट कर लिया तो वापस चपाती ला सकते हो क्या? नहीं। गेहूं एक बार आपने क्या कर दिए, डो बना दिया, गेहूं के आटे का पानी वानी मिलाकर डो बना दिया, तो वापस से गेहूं बना पाओगे क्या? आप नहीं बना सकते। क्लियर है क्या? एक बार आपने डो बना दिया और चपाती आपने कुक कर ली, तो क्या वो कुक्ड चपाती का आप डो बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। एक आपके पास पेपर है, आपने उसको जला दिया, क्या वापस से उसका पेपर बन सकता है कार्बन का? नहीं बन सकता। आपके पास दूध है, दूध क्या होता है? दूध में अगर नींबू डालें तो दूध फट जाता है, जिसको सॉरिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो दूध फट जाना नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, हो सकता है आपके घरों में नहीं यूज करते हो, तो आप मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि ये दूध फटना क्या होता है। तो बेसिकली ये सभी क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। ये सभी क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। अब सारे केमिकल चेंजेस की केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, सारे केमिकल चेंजेस की केमिकल रिएक्शन हम नहीं लिख सकते। आ रही है बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? हाँ, बोलकर जरूर बता सकते हैं कि मिल्क को हमने लेमन के अंदर मिल्क के अंदर लेमन क्या किया, हमने मिक्स किया, तो मिल्क रिएक्ट विथ लेमन, तो क्या फॉर्म हुआ। तो ये सब हम नॉर्मल सेंटेंस में लिखकर बता सकते हैं। बट क्या आप जो मैंने केमिकल चेंज बोला, दूध फटने वाला, क्या उसका केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे?
नहीं लिख पाओगे। तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन में तो फिर भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है, बट केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन मतलब यह हुआ कि आपके पास केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, मिल्क का केमिकल फॉर्मूला, लेमन का केमिकल फॉर्मूला, और फिर जो दूध फट गया उसका भी केमिकल फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, क्योंकि मिल्क क्या है? एक मिक्सचर है, और एक मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता। केमिकल फॉर्मूला होता है मतलब एलिमेंट है तो उनका सिंबल हो गया, कंपाउंड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, बट मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या? बताओ। शुगर क्या है? शुगर एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज क्या है? कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला है। आई बात समझ में? जो घर में हम एलपीजी गैस यूज करते हैं उसका भी केमिकल फॉर्मूला है। आई बात समझ में? हम इनहेल करते हैं क्या? एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। आई बात समझ में? तो एयर का केमिकल फॉर्मूला है क्या? नहीं है, जबकि ऑक्सीजन का है। वैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं हम क्या? ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर आप देखोगे तो एक्सहेल भी हम एयर ही कर रहे हैं, बट मैक्सिमम उसमें क्या है? CO2। आई बात समझ में? तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है? CO2, और CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कंपाउंड हो गया, इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि व्हेन A रिएक्ट विथ B देन वी विल गेट C एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। बट केमिकल इक्वेशंस जो होती है उनको सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है, और केमिकल इक्वेशन के लिए केमिकल फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? क्लियर है? वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, वाटर बन गया H2O, कार्बन और ऑक्सीजन मिला और क्या बन गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये सभी जो अभी मैंने बोली सिंबल का यूज करके, ये केमिकल रिएक्शन तो है ही, बट इनको क्या बोल सकते हो आप? केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। क्लियर है अच्छे से? तो इस पूरे चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, क्या क्या होता है, कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी कोई गैस निकलती है ना, कभी हीट निकलती है, कभी ठंडा हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि क्या क्या हमको सीखने को मिलता है इस चैप्टर से। क्लियर है? तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की बात करें। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी दो कंपाउंड्स जब मिलते हैं या दो एलिमेंट्स मिलते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो जो दो रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, दो सब्सटेंस मिले, दो कंपाउंड्स मिले, उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके कुछ नया फॉर्म किया, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जबकि रिएक्ट होने के बाद जो फाइनल हमको प्रोडक्ट मिला, जो फाइनल हमको सब्सटेंस मिला, उसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बोलोगे। समझ में आई बात? क्या करेंगे हम? कोई भी दो सब्सटेंस लिए, उनको रिएक्ट करवाया, तो क्या बोलेंगे? दो रिएक्टेंट है, और बदले में हमको फिर क्या मिलेगा? थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। क्या परफॉर्म हो रही है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में सभी को अच्छे से? ठीक है, तो हेडिंग डाली थी आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें लिखेंगे, पैराग्राफ है पहला, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस, केमिकल reactions are the processes in which new substance with new property, chemical reactions are the processes in which new substance with new property are formed.
न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू प्रॉपर्टी के साथ में फॉर्म होगा। आई कि नहीं यही बात समझ में? ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम एज्यूम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, पैराग्राफ चेंज, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड केमिकल चेंजेस, full stop. During a chemical reaction, atoms of one element, during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements. Do not change into those of another elements. Full stop. Only a rearrangement of atoms takes place. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. Only rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. तो अगर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट मिलते हैं, दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसा नहीं कोई तीसरा एलिमेंट बना लेंगे, नहीं, वो एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, एक तीसरा सब्सटेंस बना लेंगे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी डिफर कर सकती है, कलर डिफर कर सकता है, दिखने में वो डिफर कर सकता है। आई कि नहीं यही बात समझ में? तो होता क्या है, एक्चुअली रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का। आई बात समझ में? दो सब्सटेंस इनको आपने रिएक्ट करवाया और वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, तीसरा सब्सटेंस जो बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ और तीसरा एक और सब्सटेंस बन गया। पहला सब्सटेंस था कार्बन, एक एलिमेंट, दूसरा था ऑक्सीजन, वो भी एक एलिमेंट, और तीसरा एक सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसको आप कंपाउंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? CO2। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज, पॉइंट वाइज लिखेंगे, 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ऐसे डॉट लगा के या फिर एरो लगा के, है ना, 1 2 लगाना हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉइंट को पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके लिखे, एरो लगाकर भी लिख सकते हो, बुलेट लगाकर, स्टार लगाकर, है ना। और देखो केमिस्ट्री स्टार्ट किया है आज हमने, तो केमिस्ट्री में आप कलरफुल पेन का यूज करोगे, है ना, जो आपको अच्छे लगते हैं। ब्लैक और ब्लू बेस्ट है, ठीक है, ब्लैक ब्लू रेड ये भी आप यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, बहुत हुआ तो 4, ठीक है, क्या आ रही बात समझ में? 3 काफी होते हैं मेरे हिसाब से, ब्लैक ब्लू और आपका एक रेड हो गया, या ग्रीन अच्छा लगता है तो ग्रीन, ठीक है, जो भी कंफर्टेबल कलर लगे, आंखों को चुभना नहीं चाहिए, अच्छे लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे कलर्स कलरफुल पेन से लिखेंगे, है ना, ऐसा नहीं बीच बीच में बदलना है आपको समय समय पर बदलना है। जो जो रिएक्शंस रहेंगी उनको ब्लैक से लिखो, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस रहेंगी, है ना, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस रहेंगी उनको आप ब्लैक से लिखो, ठीक है। फिर कलर्स वगैरह आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे कि किसको किस कलर से हमें लिखना है। क्लास 10th में आ गए हो, इतनी तो समझदारी आ ही गई होगी, है ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, the substances which take part in a chemical reaction are called reactants. Are called reactants, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, The new substance produced as a result of chemical reaction are called products. यहां मैं प्रोडक्ट्स क्यों यूज कर रहा हूं, प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? देखो, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और उससे 2 प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, उससे एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि रिएक्टेंट कभी भी
एक नहीं हो सकता। एक रिएक्टेंट भी दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे वाटर का हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने 8 में भी पढ़ा था, 9th में भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, H2O, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, प्रोडक्ट क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर रिएक्टेंट कितने थे, सिर्फ एक। आई बात समझ में? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे हम, तो ऐसा नहीं है कि वो भी रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर एक रिएक्टेंट था जबकि प्रोडक्ट दो मिले हमें। क्लियर है? तो कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि रिएक्टेंट एक नहीं हो सकता, रिएक्टेंट दो ही होंगे मिनिमम, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिएक्टेंट भी एक हो सकता है, प्रोडक्ट भी एक हो सकता है। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, ऐसा भी हो सकता है। रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक है, ऐसा भी हो सकता है। रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट भी दो हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो बहुत सारी, ढेर सारी है ना, 100 के आसपास रिएक्शंस देखने वाले हम क्लास 10th में, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको रेडी रहना है उस चीज के लिए, यूज टू बन जाओगे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, है ना। आ रही बात समझ में? इकट्ठा बहुत सारा पढ़ लेंगे, कुछ भी ब्रेन में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो हम ब्रेक ले लेकर अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आई बात? चल, तो फॉर एग्जाम्पल तो हमने एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम की क्या लिया हमने, मैग्नीशियम की रिबन ली। क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर की प्रेजेंस में। हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को, है ना, ऐसे दिवाली पर बच्चों के लिए आती है मैग्नीशियम रिबन जलाने की, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जो रहती है आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, ये क्या है, बर्न। ट्राइंगल जो बनता है, ये ट्राइंगल किसका सिंबल होता है, हीट का, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। समझ में आई बात? जो एरो होता है उसके ऊपर ट्राइंगल है, यानी कि हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबिंग burns in air it will produce मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। और ये कैसा होगा, व्हाइट पाउडर। ये कैसा होगा, व्हाइट पाउडर, ठीक है। लिखा अच्छे से। तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, है ना। अच्छे से बनाते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आई बात? ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर तो होगी, एयर कहाँ जाएगी, क्या ऑक्सीजन के बिना आप कोई चीज जला सकते हो? ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना आप कोई चीज जला नहीं सकते। तो मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या किया, बर्न किया एयर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन थी वो रिएक्ट कर गई मैग्नीशियम के साथ में, और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या रहेगा, व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा। आई कि नहीं ये बात समझ में सभी को अच्छे से? ठीक है। अब यहां पर जो ये रिएक्शन देखी हमने,
यहां से एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़नी होगी अच्छे से, तो साइड में कहीं पर लिख लो, क्लास के बाद आप अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, इतना याद है, पेज नंबर याद नहीं आ रहा है ना। फर्स्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी की कौन सी, मैग्नीशियम रिबन वाली है, जरूर पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम केमिस्ट्री लैब में बर्न करते हैं तो उसके पहले उसको ऐसे घिस घिस कर, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन लाए आप केमिस्ट्री लैब से उठाकर, तो हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, एक सैंड पेपर होता है उससे इस तरह से इसको साफ करते हैं, ठीक है, घिस घिस कर अच्छे से उसको साफ करते हैं, है ना। तो क्यों कर रहे हैं भाई साफ, क्या फायदा है साफ करने से, कहाँ गंदी हो गई, वो तो ग्लास जार में रखी रहती बिल्कुल अच्छे से, फिर क्यों साफ करना है। तो क्या होता है, इसके ऊपर कार्बोनेट लेयर जम जाती है ना। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, और मॉइस्चर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, मॉइस्चर के अंदर क्या है, मॉइस्ट एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, और मॉइस्चर क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेता है वो, कार्बोनेट लेयर बना लेता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कार्बोनेट लेयर जम गई है तो क्या वो बर्न हो पाएगा, नहीं, क्लियर है क्या। तो हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो मैग्नीशियम रिबन को रब करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। ये पूरा एक्टिविटी में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्या आता है आपको, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर द एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री लैब, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा कि इसके ऊपर कार्बोनेट लेयर जम जाती है और हमें उसको साफ करना चाहिए, क्लियर है। इसको लिख भी लेते हैं हम, तो लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे, है ना। ये जो रिएक्शन लिखी हमने इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ना, तो नोट डालकर लिखेंगे, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ which we usually has a coating of basic magnesium carbonate, has a coating of basic magnesium carbonate on its surface, on its surface, which is formed by the slow action of moist air, which is formed by the slow action of moist air on it. So before burning in air, before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned. The magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper, cleaned by rubbing with a sandpaper, full stop. This is done to remove the protective layer of, this is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon, from the surface of magnesium ribbon, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला हमने देखा है ना, वैसे ही और भी काफ़ी तरह के केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास रहते हैं, है ना, हमें दिखाई देते हैं, बट हम उनको जस्ट एक जनरल नेचुरल फिनोमेना मानकर चलते हैं। एक्चुअली दे आर केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने बोला दूध फट जाना, है ना, दही जमना, इसके अलावा रस्ट हो रहा है आयरन, ठीक है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो क्या है, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती है, केमिकल रिएक्शन होती रहती है डेली लाइफ में, हमें पता ही नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि ऐसा क्या क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो लिखेंगे
अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन अकरिंग, एक पैराग्राफ चेंज कर लो, है ना, ये कोई हेडिंग नहीं है, इस तरह की चीजें चलते जाएगी, है ना, नॉलेज गेन करते जाएंगे हम। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन अवर डेली लाइफ। A large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अकर होती रहती है हमारे आसपास, तो उनमें से कुछ हम नॉर्मल जो हमारे घरों में होता है, हम रोज देखते हैं, वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो पहला वही सोरिंग ऑफ मिल्क लिख लो, सोरिंग ऑफ मिल्क, SOURING, सोरिंग, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही जमना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देन कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, कोई भी फूड को कुक करना, आप भले भिंडी की सब्जी बना लो, है ना, कोई भी चीज बना लो, वो क्या वापस आ पाएगी, क्या नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस है तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक। सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, जानते ही हो आप, है ना, कि डाइजेस्ट हुआ फूड वापस से क्या फूड नहीं बन सकता, ठीक है। फिर लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एटसेट्रा, रस्टिंग ऑफ आयरन एटसेट्रा, ठीक है। तो दूध फट जाना, दही जम जाना, खाना पकना, है ना, ये सब लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये सब केमिकल रिएक्शन है, बट क्या इनका केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो क्या आप बताओ? केमिकल इक्वेशन किसका लिख सकते हो आप? सोरिंग ऑफ मिल्क का लिख सकते हो? केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते आप। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का केमिकल इक्वेशन नहीं, कुकिंग ऑफ फूड का नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड का बिल्कुल भी नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन का फिर भी हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आयरन एक एलिमेंट है, रस्टिंग हो रही है यानी कि मॉइस्ट एयर के कारण वो रिएक्ट हो रही है। तो फाइनली एक है जिसका हम केमिकल रिएक्शन है, उसका हम एक इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो वो हम आगे की क्लासेस में, जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि इस चैप्टर में ना हो, अगले चैप्टर में हो, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम, क्या कौन सी रिएक्शंस के इक्वेशंस हम बना सकते हैं, किसके नहीं बना सकते हैं। या आप खुद भी जज कर सकते हो, जो भी कंपाउंड्स है ना या एलिमेंट्स हैं, तो उनके रिएक्शन के इक्वेशन बन जाएंगे। जो मिक्सचर हैं, अब सॉइल के साथ में किसी को रिएक्ट करवाओगे तो सॉइल का केमिकल फॉर्मूला है क्या आपके पास? किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो उसका केमिकल रिएक्शन भी नहीं केमिकल इक्वेशन भी नहीं बन सकता। केमिकल इक्वेशन उसी का बन सकता है जिसका केमिकल फॉर्मूला हो। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Characteristics of chemical reaction. Characteristics of chemical reaction, ठीक है। तो हेडिंग डाली सभी ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कुछ चीजें होती हैं जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान, जैसा मैंने बोला था, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, इसके अलावा हीट लिबरेट होना, हीट एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग जो आपको देखने को, कलर चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना, ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाना, प्रेसिपिटेट मतलब बचा हुआ, है ना, जैसे चाय बनाते हैं तो छान लेते हैं, तो नीचे बचा हुआ जो है रिमेनिंग पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एक रिएक्शन के अंदर सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लिस्ट आउट करते हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस
evolution of gas, दूसरा formation of precipitate, प्रेसिपिटेट को पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट को पीपीटी और आगे डॉट, ठीक है। तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, गैस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 स्टेट होते हैं। तो यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का लिबरेट होना, इवॉल्व होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ भी बच जाना, रेसिड्यू, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, रेड से कलरलेस, कलरलेस से येलो, येलो से ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, हीट बढ़ जाना या हीट घट जाना, ठीक है, हीट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो हीटअप हो जाएगा, उसको आप हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा, और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, हीट कम हो गई यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गई तो ठंडा ठंडा लगेगा एकदम। चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, कुछ भी चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग केमिकल रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक एक को हम लेते हैं और देखते हैं कौन सी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट आ रहा है। क्लियर है सभी को, देखें एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सबसे पहला हेडिंग डाल लिया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पहला एग्जाम्पल ये है ना, और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। When zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced. Then bubbles of hydrogen gas are produced, ठीक है। तो जिंक ग्रैनुअल्स मतलब टुकड़े छोटे छोटे, ठीक है। जो पाउडर होता है वो क्या होता है, एकदम बारीक पिसा हुआ पाउडर होता है, ठीक है। तो जिंक पाउडर बोला क्या, नहीं, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब टुकड़े, है ना, मोटे मोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। पाउडर अलग हो जाता है। तो जिंक ग्रैनुअल्स को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको क्या हाइड्रोजन गैस निकलते हुए, इवॉल्व होते हुए दिखाई देगी। क्लियर है क्या अच्छे से। अभी हमने केमिकल इक्वेशंस नहीं पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, तो वर्ड्स में ही लिख रहे हैं हम, है ना। आपने वर्ड्स में लिखा पूरा अच्छे से, इसको हम केमिकल इक्वेशंस भी बनाएंगे आगे चल के, ठीक है, बट केमिकल इक्वेशन पढ़े तब, ठीक है। क्लियर है। अभी तो बैलेंसिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे, है ना। तो अभी लिखते चले जाओ। दूसरा एग्जाम्पल, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस कौन सा हुआ, पहले एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कब हुआ, जब जिंक ग्रैनुअल को किसके अंदर डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, तो क्या मिले आपको, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस में ही, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of CO2 gas. ठीक है, is characterized by the evolution of CO2 gas. यानी कि हमने यहाँ क्या करा, सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाइल्यूट HCl डाला तो हमें क्या मिला, किसका इवोल्यूशन हुआ, CO2 गैस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने 2 एग्जाम्पल देखे, समझ में आए. एक बार हमने हाइड्रोजन को इवॉल्व किया, दूसरी बार हमने CO2 को इवॉल्व किया. ठीक है, जिंक ग्रेनुअल वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, और दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा वाला हमने क्या किया था, किसके अंदर HCl डाला था, हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाला, तो आपको कौन सी गैस इवॉल्व होते हुए दिखी, CO2. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी. तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड. अब देखो पोटेशियम आयोडाइड में यहां लिख दूं और आपको समझ में ही नहीं आया ये पोटेशियम आयोडाइड बना कैसे. तो पोटेशियम आयोडाइड कैसे बना, आपको पोटेशियम और आयोडाइड का जब तक आपको ये इनके केमिकल फॉर्मूले नहीं आएंगे तो क्या हम रिएक्शन बना सकते हैं, नहीं बना सकते. ठीक है क्या, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर तो नाइंसाफी हो जाएगी. इसीलिए आपको टाइम दिया जा रहा है. आप इस क्लास के बाद में एक लेक्चर आपको समझ में आ गया कि आपको कितना इंपॉर्टेंस है केमिकल फॉर्मूले का. तो केमिकल फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज कर लेना 9th के, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं आते हैं. ठीक है, केमिकल फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, वो चाहे पोटेशियम आयोडाइड हो, वो चाहे सोडियम जिंकेट हो, कोई भी हो. आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? चलो, तो पहला एग्जांपल लिख रहे हैं हम प्रेसिपिटेट वाले में. तो क्या लिख रहे थे हम, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed. Then a yellow precipitate of lead iodide is formed. तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, तो जो कलर वाला पेज है जहां पर आपको कलर लिखना थे, याद आया, वहां पर क्या लिख लोगे, लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो. तो इसीलिए आपको कहा था कि 10th में कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, 10th में कलर का इतना इंपॉर्टेंस है कि देखो पहली क्लास में ही कलर्स का आ गया यहां पर. तो लेड आयोडाइड का कलर ध्यान रखना क्या होता है, येलो कलर. येलो कलर प्रेसिपिटेट यानी कि लेड आयोडाइड. समझ में आई बात? आगे चल के और भी येलो कलर के सब्सटेंस मिल सकते हैं, बट प्रेसिपिटेट वो भी येलो कलर का, तो ये तो कोइंसिडेंस हो जाएगा और उसमें भी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एग्जैक्टली सब कुछ मैच करना ऐसा जरूरी नहीं होता है. ठीक है, देखो नॉर्मली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रेइश या वाइटिश या सिल्वरी वाइट ऐसे होते हैं. ठीक है, और उनसे जो भी सब्सटेंस बनते हैं वो भी लगभग इसी कलर में बनते हैं. तो येलो, ब्लैक, ये सब क्या है, अनकॉमन है. आई बात समझ में? तो इसीलिए आपको पेज बनवाया है, उस पेज में इन सब नाम को डालते जाना टाइम टू टाइम. नहीं डालोगे प्रॉब्लम होगी आपको, मुझे नहीं, मुझे एग्जाम नहीं देनी है. ठीक है, मैं तो अभी भी नोट्स में से देखकर पढ़ा रहा हूं. ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और आगे भी नोट्स में देखकर ही पढ़ाने वाला हूं. ठीक है, आपसे कुछ भी पूछूंगा मैं तो नोट्स में ही देखूंगा, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, मुझे पढ़ाना है. पढ़ाने के लिए मुझे तरीका बताना है कि कैसे आसानी से याद हो सकता है. जो तरीका मैंने बताया आपको, 10 पेज छोड़ो शुरू के और उसमें ये सारी चीजें बनाओ, ये सब क्या है, ये फॉर्मेशन है. ठीक है, ये प्रिपरेशन है. किस चीज के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है. और वो प्रिपरेशन कैसे करवाना है आपको गाइड करना मेरा काम है. मैंने फिर से कहा
कि मैं अभी भी देख रहा हूं और बार बार मैं देखकर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आपको एग्जाम देनी है, आप प्रिपेयर करो, आप याद करो। ठीक है, मैं गाइड कर सकता हूं, बहुत अच्छा कोच हूं मैं, है ना, कोचिंग पर आ रहे हो आप तो मैं बहुत अच्छा कोच हूं। ठीक है, तो आपको मैं गाइड कर सकता हूं, प्रैक्टिस करना, उसको फॉलो करना आपके हाथ में है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपने लिखा अच्छे से, व्हेन potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate then a yellow precipitate of lead iodide कैसे येलो कलर का precipitate है is formed। दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में दूसरा एग्जांपल, लाइन छोड़कर ही लिखते हो ना दूसरा एग्जांपल, है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride is characterized by the formation of the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride, barium, B-A-R-I-U-M, barium chloride is characterized by the formation of a white precipitate of barium sulfate is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate। तो वापस से कलर वाले पेज पर जाओ, वहां पर क्या लिखोगे? हाँ, कलर वाले पेज पर आपने एक चीज नहीं पूछी, मुझे बताना चाहिए आप कैसे पूछोगे, है ना, आप तो पहली क्लास ही अटेंड कर रहे हो। तो कलर वाला जो पेज है ना, वहां पर आपको एक तरफ लिखना है नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और प्रेसिपिटेट भी हो तो उसमें डाल दो, कंपाउंड भी हो तो उसमें डाल दो, और दूसरा कॉलम है कलर का, बस। ठीक है, इतनी सी तो बात है। तो आपने लेड आयोडाइड का कलर लिख लिया येलो, फिर वहां पर किसका भी कलर लिख लो, बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट क्या है? व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो व्हाइट नहीं लिखना है केवल, व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी। तो इससे क्या होगा, पीपीटी आपको दिखेंगे ना तो वो हाईलाइट होंगे, और जब भी रिवीजन की बारी आएगी तो पीपीटी अलग से रिवाइज करो। ठीक है, और बाकी के कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं उनके कलर अलग से रिवाइज करो। आई बात समझ में? तो इतना सॉलिड हो जाएगा ना, कलर वाला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछेंगे ना, यूं ही क्रैक कर दोगे आप। आई बात समझ में? बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है, बताने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत अच्छा प्रिपरेशन का मेथड है कि कलर का पेज अलग बना लेना। ठीक है, चलो, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के एग्जाम्पल हो गए 2, चेंज इन कलर के एग्जाम्पल। अब चेंज इन कलर के 2 एग्जाम्पल देखते हैं। चेंज इन कलर के 2 एग्जाम्पल, पहला, व्हेन साइट्रिक एसिड CITRIC साइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम परमैग्नेट, व्हेन साइट्रिक एसिड reacts with potassium permanganate solution, when citric acid reacts with potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate disappears, and it becomes colorless। कलरलेस को अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, ऐसी बहुत कम चीजें होती है जिसमें कुछ डाला, कोई वो दूसरे कलर की है, कोई कलरफुल है ऑब्जेक्ट, कोई कलरफुल सब्सटेंस है, उसमें ये वाला सब्सटेंस डाला तो वो सॉल्यूशन कलरलेस बन गया। ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं। ठीक है, तो कलरलेस को आप क्या करोगे, आप हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हाइलाइटर नहीं है तो अभी के लिए पेंसिल से अंडरलाइन कर ले। कलरलेस वर्ड को क्या कर लेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड हमने डाला पोटेशियम परमैग्नेट में, तो क्या हुआ, जो भी सॉल्यूशन था वो कैसे कलर का था, पर्पल कलर का था। पोटेशियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन जो था वो कैसा था, पर्पल कलर का था। जैसे ही साइट्रिक एसिड डाला क्या बन गया, वो कलरलेस बन गया। समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल, चेंज इन कलर का एक ही एग्जांपल लिखा, एक और एग्जांपल लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, the chemical reaction between sulfur dioxide gas
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, है ना, डाइऑक्साइड मतलब सल्फर S, डाइऑक्साइड मतलब O2, तो SO2, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड, एसिड होता है तो एसिडिफाइड, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो कि कैसे कलर का होता है, कलर लिखेंगे ऑरेंज कलर, कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है ना, कलर में लिखना अभी नहीं, बाद में। इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर, हम किस किस की केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो कि ऑरेंज का था। इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा वो, ठीक है। क्या डाल रहे हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में कौन सी गैस को पास करा रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम किस में पास करवा रहे हैं, किसके साथ पास करवा रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होगी तो जो कलर था वो क्या था, ऑरेंज, और अब क्या बन जाएगा, ग्रीन। तो चेंज इन कलर आया, बिल्कुल आया। दो एग्जांपल हो गए चेंज इन कलर के। अब चेंज इन टेम्परेचर के लिए एग्जांपल लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर के लिए एग्जांपल लिखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, पहला एग्जाम्पल, व्हेन क्विकलाइम, क्विकलाइम चूना, चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना नॉर्मली जो चूना रहता है पान वान में लगता है ना, पुताई में यूज होता है, ठीक है, होता था, ठीक है, आजकल थोड़ी यूज होता चूना, आजकल तो हम एशियन पेंट्स, रॉयल, पता नहीं क्या क्या आ गया है, वो सब लगाते हैं ना, चूना थोड़ी लगाते हैं। व्हेन क्विकलाइम, व्हेन क्विकलाइम, ये पूरा एक ही वर्ड है, क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब चूना, हिंदी में लिख लो क्विकलाइम यानी कि चूना, ठीक है। अब बड़े ऊ की मात्रा आएगी कि छोटे ऊ की, वो मुझे नहीं पता, छोटे ऊ की आना चाहिए, ठीक है। मेरी हिंदी तो वक्त के साथ में कमजोर हो गई है, बाकी इंग्लिश तो कमजोर है ही, है ना। तो क्विकलाइम यानी कि चूना लिखा, ये लिख लेना, पछताओगे नहीं तो बाद में, ठीक है। आई बात समझ में, क्विकलाइम पूरे चलता रहेगा, पूरे केमिस्ट्री में क्विकलाइम चलता रहेगा 2-3 चैप्टर तक, हाँ, तो इसीलिए पहले ही लिखवा दिया मैंने हिंदी में। व्हेन क्विकलाइम, क्विकलाइम को CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है ना। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर, देन स्लेक्ड लाइम, देन स्लेक्ड लाइम, तो आपको क्या मिलेगा, स्लैग्ड लाइम मिलेगा, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर देन स्लैग्ड लाइम इज फॉर्म्ड, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर देन स्लैग्ड लाइम इज फॉर्म्ड। स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is formed and a lot of heat energy is produced, and a lot of heat energy is produced, ठीक है। आप कभी भी क्या करोगे, चूने को, एक टेस्ट ट्यूब लो जिसके अंदर चूना डालो, उसके अंदर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, वो एकदम से ऊपर की तरफ आएगा और वो गरम गरम हो जाएगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब को हाथ से नहीं पकड़ा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है, बट फिर भी आपको अगर देखना हो तो आप एक कोई भी कपड़े वपड़े से पकड़ो उसको, या फिर आप केमिस्ट्री लैब में हो तो बढ़िया एक चिमटा जैसा होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, वो देखना आपकी जो लैब मैनुअल है ना केमिस्ट्री की, उसमें लिखा होगा उसको, टोंग तो वो होता है, टोंग अलग चीज़ होती है, ठीक है।
एक दूसरा ही नाम होता है ना, चिमटे जैसा, जिसे टेस्ट ट्यूब पकड़ सकते हैं। ठीक है, सारे अपैरेटस के नाम याद रखना, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, फिर टोंग, है ना, चाइना डिश, फिर मैश, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, ये सारी चीज़ें अच्छे से अपैरेटस के नाम याद रखना। ठीक है, सब काम आता है। प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना। कैसे करोगे, स्कूल तो जाते ही नहीं हो, प्रैक्टिकल कैसे करवाते तुम लोगों को बताना मुझे, है ना, कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल ही नहीं करवाया। बहुत ज़रूरी होता है ये तो, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करना। स्कूल वालों ने अगर कुछ बताया हो प्रैक्टिकल कैसे क्या करवाएंगे वो तो बताना मुझे फ़ोन करके। तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्विकलाइम के अंदर पानी डाला तो क्या हुआ, स्लैकलाइन फॉर्म हो गया और लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप। दिस हीट raises the temperature, this heat raises the temperature due to which the reaction mixture becomes hot, So this is also called exothermic reaction. तो हीट प्रोड्यूस होना यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होना यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आगे लिखेंगे, ये पहला एग्जाम्पल लिखा हमने चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में हमने पहला एग्जाम्पल लिखा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, स्लैग लाइन आपने लिख लिया था ना, क्विकलाइम का भी लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। क्विकलाइम, अच्छा मैंने बोला था एक ही वर्ड, नहीं अलग अलग होता है। क्विकलाइम CaO, ठीक है, चूना, ये क्या होता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चूने में हमने पानी मिलाया तो ये बन गया और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट HCl, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स, दूसरा एग्जाम्पल है ये किसका, चेंज इन टेम्परेचर का, दूसरा एग्जाम्पल है। द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक एक एलिमेंट है, जिंक के ग्रैनुअल्स, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl is also characterized by a change in temperature, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें हम चेंज इन टेम्परेचर वाले में। ठीक है, क्योंकि हीट का एब्जॉर्प्शन भी तो देखना है हमको, हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो ऐसा भी तो एक एग्जाम्पल चाहिए हमें। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा एग्जाम्पल इसी में, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बैरियम हाइड्रोक्साइड and ammonium chloride, the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride, बैरियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाया, अमोनियम क्लोराइड, जिससे क्या बना, बैरियम क्लोराइड, अमोनिया, अमोनिया ध्यान रखना क्या होता है, NH3। ठीक है, एक होता है अमोनियम, वो होता है NH4। ठीक है, अमोनियम वो होता है NH4। ठीक है, आयन होता है अमोनियम आयन, अमोनिया क्या होता है, NH3। तो क्या लिखा आपने, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बैरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर is characterized by a change in temperature, decrease in temperature, मान लो, बोल दो, लिख दो, है ना,
is characterized by decrease in temperature, that is heat get absorbed during this reaction, that is heat get absorbed during this reaction, and it is also called endothermic reaction. तो हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक कब था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी लिखा था मैंने यहां पर, हीट प्रोड्यूस हो जब, तो हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब हो गई तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन था जिसमें हीट क्या हो रही थी? एब्जॉर्ब हो रही थी, इसीलिए तो टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होना यानी कि कम होना, कम होना यानी कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ठंडा ठंडा हो लगेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लास्ट, चेंज इन स्टेट। लास्ट, चेंज इन स्टेट। पहला एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे इसका अपन। चेंज इन स्टेट के बहुत कम एग्जाम्पल है, क्योंकि चेंज इन स्टेट जब भी होता है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वैक्स इज बर्न्ड देन वाटर एंड CO2 आर फॉर्म्ड। व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, वैक्स कैंडल अगर बर्न करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वैक्स इज बर्न्ड देन वाटर एंड CO2 आर फॉर्म्ड, full stop. Now wax is a solid, comma, water is a liquid, whereas CO2 is a gas. wax क्या था? सॉलिड था। जब वैक्स को हमने बर्न किया तो वाटर और CO2 बना, तो वैक्स क्या था? सॉलिड था, और फॉर्म क्या हुआ? वाटर और CO2। वाटर कैसा है? लिक्विड है, और CO2 क्या है? गैस है। आई कि नहीं बात समझ में? तो जब हमने वैक्स को बर्न किया तो दो सब्सटेंस फॉर्म हुए, वाटर और CO2, H2O और CO2। आई बात समझ में? जिसमें से एक क्या था? सॉलिड, एक क्या था? लिक्विड, और जो रिएक्टेंट था वो क्या था? सॉलिड था। आई बात समझ में? जो प्रोडक्ट मिला उसमें से एक लिक्विड है और दूसरा गैस है। वाटर लिक्विड हो गया और CO2 गैस हो गई। क्लियर है अच्छे से? तो व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड CO2 आर फॉर्म्ड, full stop. Now wax is a solid, comma, water is a liquid, whereas CO2 is a gas. क्लियर है सभी को अच्छे से? चल नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या क्या होती हैं ये देखा हमने, है ना? सॉरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड वगैरह ये सब। और फिर हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। केमिकल रिएक्शन का क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है क्या? अब आगे बढ़ते हैं हम केमिकल इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशंस। हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशंस। हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशंस। डाली हेडिंग सभी ने, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था, बट फिर भी अच्छे से एक बार क्लियर कर देते हैं। केमिकल इक्वेशन यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन जो कि सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में है, उसको सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देना, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वर्ड को हमको किस में चेंज करना है? फॉर्मूले में और सिंबल्स में। और केमिकल इक्वेशन जो है वो भी अलग अलग तरह की होती है, बैलेंस्ड भी होती है, अनबैलेंस्ड भी होती है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अगर मान लो हम कोई जिंक की रिएक्शन लिख रहे हैं या कोई हाइड्रोजन की या कार्बन की रिएक्शन लिख रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, कार्बन के इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो बैलेंस्ड होगी। बट अगर रिएक्टेंट साइड क्या है?
रिएक्टेंट साइड 4 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड 2 कार्बन है या 5 कार्बन है, इक्वल नहीं है अगर, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ये भी हम देखेंगे, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये हम लिखते हैं। तो हेडिंग डाली सभी ने, केमिकल इक्वेशंस। तो वर्ड्स को कैसे आपको सिंबल्स में बदलना है अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आज इसका थोड़ा सा ही पार्ट देखेंगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको चांस दे रहा हूं कि आप अच्छे से केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, वैलेंसीज जो 9th में आपने ऐसे क्रॉस क्रॉस करके वो वाला मेथड देखा होगा, फिर केमिकल फॉर्मूला बनता था, वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास 9th के नोट्स हैं तो अच्छी बात है, बुक उठा लो। ठीक है, वरना आपके पास कोई ना कोई सोर्स तो ऐसा होगा ही जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो सीधा केमिकल रिएक्शंस में हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? फिर मत बोलना कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता। तो लिखेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is known as chemical equation. Substance involved in it is known as chemical equation. Full stop. For example, सबसे पहले वर्ड्स में लिखेंगे एग्जाम्पल। जिंक को हम वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले जिंक को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जिंक को रिएक्ट करवा रहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। और क्या आएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हमने जिंक को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या मिला हमको प्रोडक्ट में? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आई कि नहीं बात समझ में? इसी चीज को अब हम सिंबल्स में लिखते हैं। ये क्या है? वर्ड्स में, है ना। केमिकल रिएक्शन है ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। इसको आप क्या बोल सकते हो? ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी? Zn plus sulfuric acid H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? इस तरह से नहीं लिखना है ना, ध्यान रहे। क्लियर है? Zn, Z कैपिटल N छोटा, H2 S कैपिटल O कैपिटल 4, Zn S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, है ना। इसलिए पहले मैंने जोड़ दिया था, वैसा सही सब नहीं चलेगा, है ना। क्लियर है अच्छे से सभी को? तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इन्होंने रिएक्ट किया और क्या मिला हमें? प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन में जा सकते हैं। इसके लिए हमें जिंक अगर लिखा है तो इसका सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला एटॉमिक नंबर लिख लो और सिंबल वाली टेबल भी बना। अगर आपको सिंबल्स नहीं याद है तो सिंबल वाली टेबल बना लो, बट 10th क्लास में आ गए हो, सिंबल तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, और नहीं पता है तो वो 10 पेज में, एक पेज में सिंबल्स भी बना लेना। ठीक है, जिंक, जिंक के आगे जिंक का सिंबल नहीं पता होगा तो कुछ कर ही नहीं सकते। सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉमन नेम है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नेम है। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है अच्छे से?
इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या भी बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, बट अधिकतर इसका कॉमन नेम यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे क्विकलाइम, क्विकलाइम को मैंने क्या बोला, मतलब क्विकलाइम चूना होता है, बट क्विकलाइम क्या है? कॉमन नेम है। क्विकलाइम को मैंने बोला था CaO, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, उसका केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम क्या? क्विकलाइम। तो अधिकतर उसको क्विकलाइम के नाम से ही जाना जाता है। वैसे स्लैग लाइम को अधिकतर स्लैग लाइम के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, हमारी स्टडी में भी है ना, 10th में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जानबूझकर क्विकलाइम स्लैग लाइम लिखेंगे। आई बात समझ में? वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। आई बात समझ में? जिंक सल्फेट, आपको ये तो पता है जिंक सल्फेट, बट आपको जिंक सल्फेट का नहीं पता कि SO4 होता है वो। तो फिर आप कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? बताओ, रिएक्शन से इक्वेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता है ना सल्फेट के लिए, आपको वो आयंस याद करना पड़ेंगे। वो जो आयंस वाली टेबल होगी, वो जो आयंस होंगे उसमें सल्फेट का लिखा रहता है SO4 2-। आई बात समझ में? तो अगर ये नहीं आता है तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, यहां तक मैंने इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं आते हैं तो। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना उसको। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, है ना, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल के रख लो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है? चलो, तो जितना भी होमवर्क दिया हुआ है आपको अभी, तो यही होमवर्क है कि रिवाइज कर लो, है ना। और होमवर्क क्या है, वो 10 पेज में क्या क्या लिखना है वो सब होमवर्क हो गया। ठीक है, मैं तुरंत 1-2 दिन बाद तो नहीं, 3 से 4 दिन का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, और चलो 5 दिन का टाइम ले लो। ये 10 पेज में जो जो मैंने बोला है ये कंप्लीट होना चाहिए। 1 वीक ले लो, हटाओ। ठीक है, 1 वीक में आपको ये 10 पेज में जो जो बोला ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका श्री गणेश करना है आपको। आई बात समझ में? इसको स्टार्ट कर देना है आपको। अगर मैंने किसी को कॉल करके बोला कि बेटा केमिस्ट्री कॉपी के वो 10 पेज के फोटो सेंड करो, और अगर खाली निकले तो फिर देखो आप, कोचिंग पर बुलाकर यहीं पर बनवाऊंगा मैं और फिर छोड़ूंगा। आई बात समझ में? और अगर कोचिंग पर किसी को बुलवा लिया ना तो पूरा होमवर्क, अब आज तक जितना भी होमवर्क दिया है सब लेकर बुलवाऊंगा मैं, अच्छे से चेक करूंगा फिर मैं। आई बात समझ में? तो ये नौबत मत आन दो कि मैं कोचिंग पर बुलाऊं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जितना बोला जा रहा है उतना फॉलो करना है। फॉलो करने में आप ही का फायदा है, मेरा या आपके पेरेंट्स का कोई फायदा नहीं। देखो, पेरेंट्स आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं, वो उन्होंने दे दिया। आपको स्कूल ज्वाइन करवा दिया, आपको कोचिंग ज्वाइन करवा दिया, रिसोर्सेस वो दे सकते हैं, आपको बैठाकर वो नहीं पढ़ा सकते, उनके पास और भी काम है। ठीक है, तो वो जो अपना बेस्ट कर सकते थे ना उन्होंने कर दिया है। स्कूल इनफ होता है, बट स्कूल के अलावा कोचिंग भी ज्वाइन करवा दी है उन्होंने। और क्या चाहिए उनसे, आपको बताओ। तो एटलीस्ट उन्होंने जो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए उसका फ्रूटफुली यूज करो। और अगर नहीं करना है तो उन्हें आप बोल दो कि आगे की फीस मत पे करो, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, क्योंकि हमें भी जबरदस्ती की फोकट की फीस नहीं अच्छी लगती है। ये बजाज क्लासेस के प्रोटोकॉल्स हैं कि जो नहीं पढ़ता है उसे निकाल दिया जाता है। बट क्योंकि आप घर पर हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप होमवर्क कहां से भेज रहे हो, कहां से टीप रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट आई डोंट नो। बट जो भी आप भेज रहे हो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मैं चेक कर लेता हूं, आपको वहां पर कमेंट कर देता हूं चैट बॉक्स पर। बट अगर आप किसी भी तरह की बेईमानी कर रहे हो खुद से और ये समझ रहे हो कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो या आपके पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो, तो नहीं।
आप आपके करियर के साथ में, आप आपके खुद के साथ में, आप आपकी लाइफ के साथ में चीटिंग कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। इसका रिजल्ट आपको आज नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलेगा। और रियलाइज कब होगा? 5 साल बाद, कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए थे 10th में और उसके कारण आज मैं यहां हूं। आई बात समझ में? क्योंकि सोचो ना, जो 9th और 10th में मैथ्स और साइंस सिंसियरली नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो बहुत अच्छा हो, ठीक है, 9th और 10th में अगर आप मैथ्स और साइंस सिंसियरली नहीं पढ़ सकते ना, तो आप लाइफ में कोई भी काम सिंसियरली नहीं कर पाओगे। मैथ्स और साइंस इज नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट इज अबाउट IQ। आपका ब्रेन कितना चल रहा है। आई बात समझ में? तो मैथ्स और साइंस 9th और 10th में तो आपको ऐसा रखना है कि सब आता है, सब चीज पढ़ लेंगे हम, सब कर लेंगे, सारा होमवर्क हो जाएगा। और डेडलाइन आपको कौन सी मैं बोल रहा हूं कि कल या परसों करके दो, हर एक चीज की डेडलाइन एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहती है, आराम से कर सकते हो। इंटरनेट नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है, जो भी नहीं चल रहा है, आराम से जुगाड़ करके कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल करो, मैसेज करो, मैं हूं हमेशा सॉल्यूशन देने के लिए आपको। ठीक है, तो मिलते फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। केमिस्ट्री के लिए जो जो बोला प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर मैं अच्छी स्पीड पकड़ूंगा और 10th के लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने 9th के लेवल के हिसाब से पढ़ाया बिल्कुल, कि 9 से 10th में जा रहे हैं हम। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आता है क्या नहीं आता है, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाया मैंने। सेकंड क्लास से कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं, सीधा स्टार्ट कर दूंगा बैलेंसिंग। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, वरना नेक्स्ट क्लास का वीडियो ओपन ही मत करना, सीधी बात है। ठीक है।